हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन अगस्त 2025, जिसमें हम अब चैप्टर 9 करेंगे। उसका नाम होता है एथिक्स, यानी हम जीएस पेपर 4 वाले पॉइंट को, जहां पर एथिक्स का पेपर हम देते हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विद केस स्टडीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए और भी बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला टॉपिक है एथिक्स का, ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट कैसे रहता है, क्यों ये टॉपिक हमारा रहा, हम समझते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे देखोगे तो रिसेंट टाइम में क्या हुआ है कि एलिगेशंस हैं कि पॉलिटिकल मिसयूज़ हो रहा है सेवरल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का। ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका बड़ा पॉलिटिकल मिसयूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्होंने कई सारे कंसर्न्स रेज करे हैं इरोजन ऑफ ट्रस्ट को लेकर, कि जो बहुत ज़्यादा जो इंडिया के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो ट्रस्ट है वो इरोड हो चुका है। और पता एक बात से भी चला कि जब यूएन की वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 आई ना, तो उसने बताया कि ग्लोबली इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है 21st सेंचुरी में। बहुत देखा जा रहा है, ओवर हाफ ऑफ जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, या तो उसको बहुत कम ट्रस्ट है या बिल्कुल विश्वास नहीं है सरकारों पर। ऐसा यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने बताया। पूरा डेटा कलेक्ट किया इन्होंने 1995 से लेके 2022 का और उस पूरे डेटा के आधार पर ये बताया जा रहा है कि जो एलिगेशंस कुछ जो लग रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर, सीबीआई पर, इन सभी का कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो है ना, इन लोगों को ना इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा है। अब देखो, अगर हम ट्रस्ट की भाषा पॉलिटिकल टर्म्स में समझें तो क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ओईसीडी कहता है कि ट्रस्ट का मतलब है एक बंदे का बिलीफ होना दूसरे बंदे या इंस्टीट्यूशन पर, और वो कंसिस्टेंटली मेंटेन रहना, और वो उससे ये भी उम्मीद करता है उस विश्वास के उस पर कि इसका बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो कैथलीन सेबिलिस थे, उन्होंने कहा एसेंस ऑफ गुड गवर्नमेंट इज ट्रस्ट। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो जी, ऐसा है जो एसेंस है गुड गवर्नमेंट का वो क्या है, ट्रस्ट पर है। आप सोचो ना, एक रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप रहता है, एक गुड रिलेशनशिप क्या होता है, इज इक्वल टू ट्रस्ट। ऐसे ही एक गुड गवर्नमेंट क्या है, इज इक्वल टू ट्रस्ट। तो ट्रस्ट एक ऐसा कंपोनेंट है, चाहे किसी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो मैरिज सेरेमनी हो, कोई हमारा ऑफिशियल है, या कुछ भी हमने ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उन सभी में गवर्नेंस कैसे गाइड होता है, ट्रस्ट के नेचर पर, है ना। कोई भी चीज़ कैसे चलती है, ड्राइव होती है ट्रस्ट के नेचर पर। अब ये कह रहा है 4 तरह के ट्रस्ट आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, ये 4 टाइप के ट्रस्ट क्या होते हैं। सबसे पहला ट्रस्ट होता है हॉरिजॉन्टल ट्रस्ट। हॉरिजॉन्टल ट्रस्ट का मतलब क्या है कि यानी ट्रस्ट दैट मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी हैव इन ईच अदर, यानी मेंबर्स का अपने आपस में ट्रस्ट होना। वर्टिकल ट्रस्ट का मतलब है ट्रस्ट दैट मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी हैव इन द इंस्टीट्यूशन प्रिसाइडिंग ओवर दैट कम्युनिटी, यानी कि जो भी हमारे वर्टिकल ट्रस्ट का मतलब है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हमारा है, उसका जो हेड है, हमें उस पर भी उतना ही ट्रस्ट है। ठीक है, तो आप ना एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। जैसे देखो, हॉरिजॉन्टल ट्रस्ट में एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, हॉरिजॉन्टल ट्रस्ट में आप एग्जाम्पल जैसे कि आप मान सकते हो कि ना, जैसे मानो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका, या उसका जो भी डिपार्टमेंट है, उनको आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, उसको आपस में जब ट्रस्ट होता है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रस्ट वगैरह कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए, आपको उसका भी पता चल गया। अब ऐसे ही हम चलते हैं आपके सोशल ट्रस्ट पे, यानी एक जनरलाइज ट्रस्ट है विच इज़ नॉट डायरेक्टेड कोई स्पेसिफिक पीपल या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। ये एक ऐसा ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंजर्स पे फेथ है कि भाई लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म में दे विल डू बेस्ट, है ना। तो यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हमें ये आपका सोशल ट्रस्ट हो जाता है कि थोड़ी तो उम्मीद हम रखते ही हैं ना ऑप्टिमिज्म को देखते हुए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर वो कह रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से यहाँ पर ट्रस्ट बेसिकली आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल ट्रस्ट की बात करें तो यानी कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस पर, यानी हमें गवर्नमेंट के हर बॉडी पे, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, हमारे देश की पुलिस है, मीडिया है, हमें इस पर अगर ट्रस्ट होता है तो हम उसको कहते हैं पॉलिटिकल ट्रस्ट होना।
समझ रहे हो बात को आप? तो इसको क्या कहते हैं हम? पॉलिटिकल ट्रस्ट होना। ये सारी बातें आपको समझ आ गई। सोशल ट्रस्ट में आप बेसिकली देखो, हर किसी से आप कम से कम ऑनेस्टी, फेयरनेस, बेनोवलेंस तो हर उससे मानते ही हो ना। अगर कोई भी बंदा पॉजिटिव होगा तो ये चीज़ें तो वो कम से कम रखेगा ही कि ऐसा तो होना ही चाहिए सोसाइटी में, है ना। तो सोशल ट्रस्ट के अंदर जैसे हम अपने नेबर पे ट्रस्ट करते हैं, है ना, तो नेबर पे ट्रस्ट क्यों करते हैं कि भाई हम बड़े टाइम से इनके साथ रह रहे हैं, तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम आ जाता है, तो उसको हम सोशल ट्रस्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना 4 तरह के ट्रस्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल और पॉलिटिकल ट्रस्ट। अब हम चलते हैं स्टेक होल्डर्स और उनके इंटरेस्ट में कि ये कैसे कैसे ट्रस्ट को मेंटेन रखते हैं इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर क्या है, हमारे सामने स्टेक होल्डर्स हैं और हमारे यहाँ इंटरेस्ट हैं। देखो, सिटीजन्स की बात करें तो सिटीजन्स का इंटरेस्ट क्या है? एफिशिएंट डिलीवरी करना पब्लिक सर्विसेज की, पब्लिक पार्टिसिपेशन करना, हायर लेवल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग रखना, हैप्पीनेस बढ़ाना, लॉन्गिविटी बढ़ाना, डेमोक्रेटिक लाइफ को बढ़ाना। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफिशियल्स क्या हैं? प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, लेजिटिमेसी इंश्योर करना, पॉलिसी कंप्लायंस पे काम करना। सिविल सोसाइटी एंड मीडिया की बात करें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करना, लोगों के राइट्स को एडवोकेट करना, प्राइवेट सेक्टर को आगे से आगे बढ़ाना। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट को बनाते हैं। तो देखो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट 4 तरह से स्टेक होल्डर्स होते हैं इसके, सिटीजन्स, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट टूटता कैसे है, इरोड कैसे होता है, उसके रीज़न क्या है इसके बिहाइंड। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। नॉन परफॉर्मेंस कैसे है? क्योंकि सर्विस क्वालिटी पुअर है, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, सब्जेक्टिव नेगेटिव एब्यूज़ है अथॉरिटी को लेके, सेकंड ARC की रिपोर्ट में बोला गया, ठीक है। फिर यानी कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है ना। कैसे है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का इशू? इकोनॉमिकली इनसिक्योर कैसे होते हो आप? जैसे लोअर इनकम है, लेस एजुकेटेड ग्रुप्स है ना, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू मोर सिक्योर ग्रुप्स, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है अमंग द मार्जिनलाइज सेक्शंस जो कि डिमांड डिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसीज़ पे काम ही नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्कैंडल्स हैं, करप्शन की बातें हैं, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तो वो भी स्कैंडल हो गया। डिसइंफॉर्मेशन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का सारा एम्फोसिस क्या रहता है? इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स पर। ये इनेबल करते हैं सोफिस्टिकेटेड टारगेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैंपेन्स वगैरह को, व्यूज़ मैनिपुलेट करना, ट्रस्ट को तोड़ने की कोशिश करना, इनएफिशिएंट जुडिशल सिस्टम यानी कि रूल ऑफ लॉ ख़राब करना, हैम्पर करना रेमेडीज़ वगैरह पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की। अगर ये सब होने लग जाता है तो पब्लिक का ट्रस्ट टूटता है। समझ रहे हो आप? ये सारे के सारे 6 फैक्टर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि देखो, इन्हीं वजह से हमारा विश्वास CBI पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि या तो वो ठीक से काम नहीं कर रही है, सर्विस क्वालिटी बेकार है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइज सेक्शंस के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है, स्कैंडल्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया के डिसइंफॉर्मेशन भी एक बड़ी वजह है। उससे पूरा आप समझो, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आजकल एम्पावर्ड हो गया है कि वो ज़बरदस्त तरीके से ऐसे डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है। हमारा जुडिशल सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो कहाँ से पब्लिक को ट्रस्ट पैदा मिलेगा? तो यहाँ पर कह रहा है मेजर ड्राइवर्स क्या होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के? तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के मेजर ड्राइवर्स क्या हैं? रिलायबिलिटी, यानी गवर्नमेंट हमेशा रेडी रहे लोगों की लाइफ को इमरजेंसी में अगर प्रोटेक्ट करना पड़े तो। पर्सनल डेटा पब्लिक ऑफिस से जो भी शेयर हो रहा है वो लेजिटिमेट यूज़ होना चाहिए, उसका गलत यूज़ ना हो। जनरल सेटिस्फेक्शन प्रजा को रहनी चाहिए कि हाँ भाई, हमारा जो राजा हमने बिठाया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हमारे सेटिस्फेक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसको कहते हैं रिलायबिलिटी। सेकंड शब्द है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी पब्लिक सर्विसेज कंप्लेंट वगैरह वाली नहीं है, अगर कंप्लेंट आ भी रही है तो उसके फीडबैक दिए जाएँ। इनोवेटिव आइडिया से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को चलाया जाए ताकि पब्लिक सर्विसेज और अच्छी होती चली जाएँ। गवर्नमेंट बेस्ट अवेलेबल एविडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग काम करे। वही तो देखो कॉम्पिटेंसीज हैं। फिर कह रहा है वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए सरकार की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर? ट्रांसपेरेंसी, यानी अब जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड उसको आप अवेलेबल कराओ जनता को। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपके पॉलिसी मेकिंग में। गवर्नमेंट क्लियरली एक्सप्लेन करे कि रिफॉर्म्स के क्या इम्पैक्ट हैं।
इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट ब्रांचेस में, फेयरनेस का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, पब्लिक एम्प्लॉयज़ कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट करें बिजनेसेस का, पीपल का, फेयर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सभी की नीड्स को रिप्रेजेंट कर पाओ। अब क्या क्या मेजर्स हैं टू रीबिल्ड इम्प्रूव ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस? तो हेनरी क्ले ने बोला गवर्नमेंट अपने आप में ट्रस्ट है एंड ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो ट्रस्टी हैं। दोनों ही ट्रस्ट एंड ट्रस्टी कैसे क्रिएट करते हैं? बेसिकली ये लोगों का बेनिफिट ही देने के काम करते हैं। अब क्या ऐसा किया जाए जिससे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट रीबिल्ड या इम्प्रूव रहे? सबसे बड़ी चीज़ है फोस्टर करना सिटीज़न इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। तो हमें क्या करना है? ओपन प्लस इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग हमें प्रमोट करनी है, सोशल ऑडिट करना है। सेकंड काम क्या है हमारा? कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट, यानी हमें सिटीजन्स के एक्सपीरियंस को डे टू डे इम्प्रूव करना है। हमने देखा भी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आने से लोगों को काफ़ी सरकार पे भरोसा हुआ कि वाकई अब हमारा पैसा कहीं भी सब्सिडी हमारी जाएगी नहीं, हमारे अकाउंट में ही आएगी। तो ये इनोवेटिव तरीका समझ आया आपको? या आप समझो हमारा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम, हम ट्रांसपेरेंसी को वाकई प्रमोट करें। ये जो मन की बात वगैरह आता है, इसमें जो mygov.in है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। ऐसे गवर्नमेंट डैशबोर्ड होंगे तो लोग अपनी मन की बात बता तो पाएंगे। समझ रहे हो? इंश्योरिंग एथिकल गवर्नेंस, यानी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। मार्जिनलाइज ग्रुप्स बहुत क्रिटिकल उनका होता है, अगर उनको आपने ठीक से रखा है, फोकस उन पर रखा है, तो पब्लिक ट्रस्ट उससे भी बनता है। तो हेनरी क्ले की बात तो आप रट डालो कि गवर्नमेंट इज़ अ ट्रस्ट, ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट आर ट्रस्टीज़ एंड बोथ एंड ट्रस्टीज़ आर क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। समझ रहे हो आप? बड़ा इंपॉर्टेंट हेनरी क्ले का ये स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट इज़ अ ट्रस्ट एंड ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ट्रस्टीज़। फिर इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन मैकेनिज्म्स लेना लोकपाल लोकायुक्त्स का, ताकि इस्टेब्लिश कर पाओ आप लोकपाल को यूनियन लेवल पर, लोकायुक्त को स्टेट लेवल पर। स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को, हारमोनियस एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप चाहिए हमें। एड्रेस करने की ज़रूरत है मिस इन्फॉर्मेशन एंड लिवरेज करने की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करे, सबसे बड़ी चीज़ डिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करे। न्यू गवर्नेंस पॉलिसी हमें अपनानी पड़ेगी ताकि हम डेमोक्रेटिक वे में डिबेट एंड डिस्कशंस करें और फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएं। अब आपको देखो जी, दो तरह की बातें आई हैं सामने। क्या है? एक मिस इन्फॉर्मेशन और एक डिस इन्फॉर्मेशन। दोनों का मतलब ध्यान से समझना। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है इनएक्यूरेट जानकारी देना जानबूझकर, किसी को धोखा में रखने के लिए, उसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको प्रोपोगेंडा बनाना है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइवल पावर जैसे मीडिया के लिए करना है। इंटायर जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस सिस्टम है वो सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट करता है अपने क्लेवर डिसइंफॉर्मेशन के साथ, यानी डिलिबरेटली आपने मिसलीडिंग कंटेंट दिखाया है कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक गेन लेने के लिए, जिससे पब्लिक हार्म भी हो रहा है। समझ रहे हो? तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। देखो, जो अमेरिकन आपका ये वाला पार्ट है ना, अमेरिकन की एक एसोसिएशंस है बेसिकली एक, तो जो वो हैं आपके अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्होंने बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को। मिस इन्फॉर्मेशन का सीधा सा मतलब है इनएक्यूरेट जानकारी, जिससे आपको रॉन्ग फैक्ट मिले। डिस इन्फॉर्मेशन में आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन को मिसलीड करके इस तरह से पहुंचा रहे हो, उसके फैक्ट्स को इतना हिला दे रहे हो आप कि उससे अपना फ़ायदा करवाने की कोशिश कर रहे हो, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ग्रोन। और दोनों ही देखो, मिस इन्फॉर्मेशन चाहे फैले या चाहे डिस इन्फॉर्मेशन फैले, दोनों से ही पब्लिक हेल्थ पर अफेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट चेंज, हर तरह की चीज़ों पर असर पड़ता है। उनका दिमाग बिल्कुल हिला के रख दोगे आप बेसिकली। समझ रहे हो आप? जैसे अभी पता है क्या हुआ था, 14 घंटे की पहले की न्यूज़ है ये, अभी एक नेपाली कम्युनिटी का मीडिया आउटलेट ने टिकटॉक को काउंटर करा डिस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप समझ रहे हो, बड़ी ज़रूरी है इन चीज़ों को ठीक करना। तो यहाँ कंक्लूड करते हुए बोल रहा है कि देखो जी, ट्रस्ट एक बहुत ही इंटीग्रल फंक्शनिंग है ऑफ एनी सोसाइटी। ट्रस्ट अगर गवर्नमेंट और उनसे इंस्टीट्यूशंस का रहेगा तो वो प्री कंडीशंस है फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर इरोड होगा ट्रस्ट गवर्नमेंट का तो फिर बेसिकली क्राइसिस आएगा डेमोक्रेसी को लेके। डायरेक्ट एंड सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। समझ रहे हो? अब हमारे पास सामने आती है आपकी एथिकल
एप्टीट्यूड, केस स्टडी को ध्यान से सुनना, कैसे सॉल्व करोगे अगर पेपर में आती है। देखो केस स्टडी, सबसे पहले ये समझो कि केस स्टडी कह क्या रही है। सबसे पहले आपकी केस स्टडी आपको समझा रही है कि यू आर एन ऑनेस्ट IAS ऑफिसर, रिसेंटली आपको अपॉइंट किया गया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट कमिश्नर के तौर पे, जो आपको दिख रहा है ना, रैपिडली अर्बनाइज सिटी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है इनइक्वलिटी, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो जो पब्लिक ट्रस्ट है ना म्यूनिसिपल बॉडी का, वो बड़ा ही लो है। लोग म्यूनिसिपल बॉडी पे विश्वास ही नहीं करते, उनको लगता है कुछ नहीं करेंगे, बस करप्शन के चार्जेस, क्योंकि पिछली वाली जो म्यूनिसिपल बॉडी थी उस पर करप्शन के चार्जेस लगे थे। तो विद इन डेज ऑफ योर पोस्टिंग अ न्यूली बिल्ड फ्लाईओवर भी कोलैप्स हो गया जी। बहुत हैवी रेन थी, लो इनकम एरिया था, वहाँ पे गिर गया, जिससे कई लोगों की डेथ हुई, इंजरीज हुई, लोगों के घर टूट गए, शॉप्स गिर गई। अब ट्रेजेडी ने क्या किया, डीप पब्लिक एंगर क्रिएट करा, इंस्टीट्यूशंस में डिस्ट्रस्ट आ गया, क्राइसिस इतना वर्सन हो गया कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई सोशल मीडिया पे। ऑनेस्ट स्टाफ को लगा डिमोरलाइज हो गया बेचारा, वो अनफेयर ब्लेम लगा, बहुत आपको बड़ा ख़राब लगा कि उससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लगी। मीनवाइल सोशल मीडिया ने ये इतना दिखा दिया कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही भद्दा काम कर रहा है। तो स्टेट चीफ सेक्रेटरी डायरेक्ट्स यू टू एक्ट सेंसिटिवली, क्योंकि उसने बोला भाई बहुत ही माहौल ख़राब है, आपको रिलीफ रिस्टोरेशन दोनों का बड़ा पब्लिक कॉन्फिडेंस में लेके करना पड़ेगा। अब आपके लिए होगी ना स्थिति ख़राब। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है आइडेंटिफाई एथिकल इश्यूज। और देखो जब भी ऐसे केस स्टडीज़ को सॉल्व करना, मान के चलना कि आप एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर और वाकई आपके लिए ये हो रहा है सिनेरियो, आपका अंदर से आंसर निकलेगा ना, वो आंसर अच्छा होगा। अब एथिकल इश्यूज डायलेमा राइज तो हो ही रहा है, स्पेशली आपका रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है ना। आइडेंटिफाई सबसे पहले हम यही करते हैं कि क्या क्या क्राइसिस आया है, ठीक है। अब सबसे पहले क्राइसिस की बात हम करने जा रहे हैं। देखो इस आंसर को कैसे अटेम्प्ट करोगे, फर्स्ट पार्ट में आप लिखना, सबसे पहले एथिकल इशू बताना आपकी पहला क्राइसिस है इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डेफिसिट। क्या है? इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डेफिसिट है। कैसे है? सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है क्योंकि पास्ट में करप्शन देखा है और आपने क्या बैगेज उठाया हुआ है उसका। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डेफिसिट। सेकंड एथिकल इशू डायलेमा है अकाउंटेबिलिटी वर्सेस मोरल, यानी बैलेंस करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि नेग्लिजेंस बहुत है, अनफेयर ब्लेमिंग हो रही है ऑनेस्ट स्टाफ के साथ, ये क्राइसिस है। थर्ड इशू जो एथिकल इशू है वो है ट्रुथ वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन, भी तो फैली हुई है ना। तो आप बताओ ट्रुथ वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन है, यानी इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी विदाउट कॉजिंग पैनिक, ये बड़ी बात है। फिर डी एथिकल इशू और डायलेमा है इमीडिएट रिलीफ देना है आपको, एक आपको इमीडिएट रिलीफ देना है एथिकल इशू में, वर्सेस लॉन्ग टर्म गवर्नेंस रिफॉर्म, लॉन्ग टर्म गवर्नेंस रिफॉर्म। फिर नेक्स्ट आएगा पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर, आपको रहेगा। आप समझ रहे हो इतना क्राइसिस है। उसके बाद यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, अभी तो खूब र्यूमर्स फैल गए हैं आपके खिलाफ, अब आपको यूज़ करना है सोशल मीडिया का, मिसयूज़ को हटाना है, ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बिल्डअप करना है। ये सारों का एथिकल आपके ऊपर क्राइसिस आ गया है, ये सारे नोट कर लेना आप, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी का आंसर होगा वो क्या होगा, क्या पूछ रहा है, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म स्टेप आप कैसे मैनेज करोगे क्राइसिस को और रीबिल्डिंग इस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाओगे। देखो इमीडिएट स्टेप में तो आपका, देखो इमीडिएट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, क्राइसिस मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा, आपको क्राइसिस मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो क्राइसिस मैनेजमेंट, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला काम करोगे रेस्क्यू एंड रिलीफ। क्या करोगे, रेस्क्यू एंड रिलीफ, यानी इमीडिएटली आप डिज़ास्टर रिस्पांस टीम को मेडिकल हेल्प, फूड, शेल्टर के साथ भेजोगे। कर दिया काम। सेकंड काम आप करोगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या, अब वेरीफाइड फैक्ट, ऑफिशियल प्रेस रिलीज तुरंत करोगे सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए, ताकि र्यूमर्स ना फैलें। तीसरा काम आप करोगे कम्युनिकेशन, प्रेस ब्रीफिंग दोगे,
एम्पथी एक्सप्रेस करोगे, अकाउंटेबिलिटी दोगे कि आपने ये सब करा है। समझ रहे हो ये सारी बातें। फिर स्टाफ का भी सपोर्ट करना है, यानी ऑनेस्ट स्टाफ को इनकरेज करना है, उनके रोल्स को क्लियरली असाइन करना है, प्रोटेक्ट करना है उनको किसी भी अनफेयर ब्लेम से। नेक्स्ट काम आपको जो इमिडिएटली करना है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है ऑर्डर है प्रीलिमिनरी टेक्निकल इंक्वायरी करवाई जाए, फ्लाईओवर का कोलैप्स हुआ कैसे है। ये सारी बात समझ में आ गई। ये इमीडिएट काम आपको करना पड़ेगा। अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं इसी आंसर के, जिसमें वो पूछ रहा है लॉन्ग टर्म स्टेप आप क्या उठाओगे। तो लॉन्ग टर्म स्टेप में आप क्या उठाओगे, चलते हैं उसी बात पे। लॉन्ग टर्म स्टेप, लॉन्ग टर्म स्टेप के लिए आप उठाओगे, देखो लॉन्ग टर्म स्टेप में आपको वापस से रीबिल्ड करना है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। तो उसके लिए आप सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करोगे। क्या करोगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करोगे। ये वाला आंसर लिखवा रही हूँ मैं, यानी कि क्वालिटी को अच्छा करोगे, इंडिपेंडेंट ऑडिट कराओगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का। सेकंड काम क्या करोगे आप, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स करोगे, यानी कि पब्लिश करोगे, टेंडर करोगे कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑनलाइन, ई गवर्नेंस अडॉप्ट करोगे। तीसरा काम करना कैपेसिटी बिल्डिंग का। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेंड करना म्यूनिसिपल स्टाफ को, एथिक्स को लेके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली टीम को, पब्लिक आपका इंगेजमेंट है, इनको भी आपको करना है। और नेक्स्ट काम आप क्या करोगे, नेक्स्ट काम आप करोगे सिटीज़न पार्टिसिपेशन। क्या करोगे, सिटीज़न पार्टिसिपेशन, यानी क्रिएट करोगे ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म और सिटीज़न मॉनिटरिंग कमेटी। पांचवा काम आप करना इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का, यानी कि स्टेटअप करना विजिलेंस मैकेनिज्म ताकि करप्शन और फेवरेटिज्म प्रिवेंट हो पाए। यहाँ तक बात समझ गए आप सारी की सारी, क्या क्या स्टेप लेने हैं लॉन्ग टर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं केस स्टडी का। अब हम ये सारा नोट डाउन करते जाना आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका केस स्टडी का पार्ट आता है, सी पार्ट कह रहा है सोशल मीडिया को मिसयूज़ किया गया डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। आप सेम प्लेटफॉर्म को, यानी सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कैसे पॉजिटिवली सिटीजन्स को समझाओगे, ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वापस कैसे लेकर आओगे। तो आप सबसे पहला काम करना ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल को लॉन्च करना। क्या करना है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स को लॉन्च करना सबसे पहला काम। वेरीफाइड हैंडल को लेके आना ताकि रियल टाइम अकाउंट डिटेल मिल जाए, ठीक है, अपडेट कर देना। नेक्स्ट काम करना है फैक्ट चेकिंग। क्या काम करना है, फैक्ट चेकिंग, यानी मीडिया और लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करके मिस इन्फॉर्मेशन को हटाओगे। तीसरा काम क्या करोगे, डिसइंफॉर्मेशन को हटाने के लिए इंगेजमेंट करोगे, यानी रिस्पॉन्ड पोलाइटली करोगे सिटीजन्स की क्वेरीज को, या एक्नॉलेज करोगे उनके कंसर्न क्या है ना, रिलीफ रिपोर्ट भी भेजोगे उनको। ट्रांसपेरेंसी, अब ट्रांसपेरेंसी में क्या है, पोस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंक्वायरी अपडेट्स वगैरह भेजना। नेक्स्ट क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग का मतलब क्या है, हाईलाइट करना स्टोरीज ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर, सक्सेसफुल रिलीफ ऑपरेशंस वगैरह। समझ रहे हो आप, ये सारे आपको काम करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे एथिक्स ऑफ स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट। तो 37 लाख जो आपके डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट किए गए हैं 2024 में, ठीक है ना, कम तो है नहीं, बहुत सारे डॉग्स ने काटा है, यानी कि अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल WHO ने बोला है इंडिया अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ ग्लोबल रेबीज डेथ, ठीक है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई करा इट स्यो मोटो ऑर्डर दैट हैड डायरेक्टेड कन्फाइनमेंट ऑफ ऑल स्ट्रे डॉग्स इन दिल्ली NCR के शेल्टर्स में इनको कन्फाइन किया जाए। इसने ये भी रूल करा कि डॉग्स वंस डीवॉर्म उनको कर दिया जाएगा, वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा, तब उनको उनके ओरिजिनल एरिया में रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेवलपमेंट है इसमें कोशिश क्या की जा रही है कि स्ट्रे डॉग्स की प्रोटेक्शन भी हो और सिटीजन्स की सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए ही ये बैलेंस की प्रोसेस को लाया गया है।
अब कौन स्टेक होल्डर्स हैं, कौन इस पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले रेसिडेंट है हमारे। इंटरेस्ट क्या है इसका, आर्टिकल 51A का जी कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन रखो, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की। कम्युनिटी एटीट्यूड रेंज फ्रॉम सपोर्टिव टू हॉस्टाइल, उससे बचना है। रेसिडेंट्स को जैसे सेफ्टी रिस्क ये सब पड़ रहा है उसको ठीक करो। डिसप्रपोर्शनेट रिस्क अगर कोई स्ट्रे डॉग्स का हो रहा है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। पेट ओनर्स को, यानी जो ओनर्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल वे में पेट ओनरशिप करनी है। गवर्नमेंट और जो एजेंसीज़ हैं वो वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन ये ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ वगैरह के लिए यहाँ पर एक्ट बताए हुए हैं कि कैसे हम स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशंस को इफेक्टिवली प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल यानी पीसी एक्ट के तहत उनका ध्यान रख रहे हैं। ऐसे ही नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, वो क्या कर रही है, उसका एम है कि भारत में 2030 तक रेबीज़ जैसी बीमारी को ख़त्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैलेंस अप्रोच बनाओ, पब्लिक हेल्थ भी बचा रहे और एनिमल के राइट्स भी सेफ गार्ड रहे हैं। इसीलिए एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, राइट बेस्ड अप्रोच चाहिए स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट पे। ठीक है जी, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब एथिकल वैल्यूज़ इन कॉन्फ्लिक्ट इन मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स की बात हम करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो एथिकल वैल्यू है इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग वो है कंपैशन वर्सेस क्या, कंपैशन वर्सेस पब्लिक सेफ्टी, यानी फीडिंग स्ट्रेज में कीप देम अलाइव बट कैन ऑल्सो इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। अब क्या होता है, स्ट्रे डॉग्स को लोग खिलाना पिलाने लग जाते हैं, इससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और वो एग्रेसिव हो जाते हैं जब उनको बहुत तेज़ बारिश हो या ठीक से रहने का ना मिल रहा हो उनको। एनिमल राइट्स वर्सेस ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि एवरी क्रिएचर को जीने का हक है ना, फ्री फ्रॉम पेन एंड सफरिंग, कॉन्फ्लिक्ट से उनको हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू केस 2014 में इंटरप्रेट किया राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। फिर कांत का डिओंटोलॉजी वर्सेस यूटिलिटेरिज्म क्या कहता है कि कांत का कैटेगोरिकल ये एक इम्पेरेटिव डिमांड है कि सभी को एंड अच्छे से, जब तक देखो वो जी रहे हैं ठीक से जिए, ये साफ कहता है डिओंटोलॉजी, कांत की जो फिलॉसफी है। तो आप जब फोर्स तरीके से डंप करोगे स्ट्रे डॉग्स को तो उनकी डिग्निटी को तो आपने धज्जियाँ उड़ा दी, यानी कि तो ये जो पर्सपेक्टिव है अगेंस्ट यूटिलिटेरियन मॉडल दैट माइट सेक्रीफाइस इंडिविजुअल एनिमल्स हैं, उनकी ह्यूमन कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा ना आप उसको सेक्रीफाइस कर दोगे। फिर द नॉन मेलिफिसेंस डायलेमा, यानी मेडिकल प्रिंसिपल क्या है, डू नो हार्म, अप्लाई होता है ये बोथ एनिमल ह्यूमंस पर। तो करंट अप्रोचेज ऑफन फेल दिस टेस्ट बाय अदर हार्मिंग एनिमल्स थ्रू क्रूअल कंट्रोल मेथड्स। और ये वाला राइट ड्यूटीज़ पैराडॉक्स की बात की जाए तो वाइल एनिमल डोंट बियर लीगल ड्यूटीज़ नहीं है, दे स्टिल डिजर्व राइट। उनको इन्फेंट है ना, कोई छोटे छोटे हैं तो उनको तो आप कम से कम अच्छे से देखो ना। तो देखो गौतम बुद्धा की एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी, वो कहते थे कि ऑल ट्रिम्बल एट वायलेंस, ऑल फियर डेथ, पुटिंग वन सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अनदर। आप जब भी किसी को मारने की सोचते हो ना, सोचा करो अगर आपको मारा गया तो क्या होगा आपके साथ। वन शुड नॉट किल, किसी को मारो मत, और कॉज अनदर टू किल, या ऐसा कुछ कारण मत बनो जिससे आपको मारे कोई। तो एथिकल मैनेजमेंट स्ट्रे डॉग्स के लिए क्या होना चाहिए, तो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, यानी कि प्रमोट करना है हमें एनिमल्स का वेलफेयर, ह्यूमन का वेलफेयर। इसके लिए प्रोएक्टिव वेल डिज़ाइंड इंटरवेंशन चाहिए। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल चाहिए। नीदरलैंड ने तो हायर टैक्सेस इम्पोज किया है स्टोर बॉट डॉग्स पर। फिर प्रोपोर्शनैलिटी एंड ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स होना चाहिए। रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रे डॉग मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू एक्चुअल रिस्क। एविडेंस बेस्ड असेसमेंट करना है लोकल सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल अगर स्पाइक बीच में ना दिल्ली एनसीआर में बहुत रेबीज़ के केस आ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी शेल्टर बनाओ, मूव करो स्ट्रेस को, प्रोफेशनल हैंडलिंग करो, स्टेरिलाइजेशन कराओ, ये सब बहुत ज़रूरी है करना। वर्चू एथिक्स के अकॉर्डिंग आप बताना कि कल्टिवेट करो वर्चूज़, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विजडम। कहीं भी कोई भी इशू हो ना आप CRW देख लिया करो, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विजडम। कम्युनिटी इंगेजमेंट करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें हम, मॉरल एक्सीलेंस की तरफ भागें। फिर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें नेशनल रेबीज़ कंट्रोल का। एम्पावर करो लोकल बॉडीज़ को, जितने भी आपकी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, NGO वगैरह, इनको ध्यान में रखो, है ना। तो स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। लोकल गवर्नेंस की ज़रूरत है, कम्युनिटीज़ की आपको ज़रूरत है, तब आप वन हेल्थ अप्रोच के इनके पास चल पाओगे। अब देखो ऐसे ही आपके सामने केस आ गया कि आप जी लार्ज इंडियन सिटी के म्यूनिसिपल कमिश्नर हो और डेट हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड अ स्टेप राइज, आपने देखा डॉग बाइट केसेस में,
और सस्पेक्टेड आपको रेबीज़ की डेथ भी सस्पेक्टेड हो गई। एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ रीलोकेशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रे डॉग्स की क्यूलिंग नहीं होनी चाहिए। रेसिडेंट जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। मीडिया पब्लिक फेयर को इंटेंसीफाई कर रहा है। अब आपके पास प्रेशर ही प्रेशर है। किस चीज़ का प्रेशर है? एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का और पब्लिक सेफ्टी, आपके ऊपर प्रेशर आ गया। अब ये कह रहा है एथिकल इश्यूज बताओ इस केस में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला ही क्वेश्चन डील करने अभी जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखोगे कि एथिकल इशू सबसे पहला क्या है? पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी वर्सेस एनिमल राइट्स। सेकंड आप बताना शॉर्ट टर्म एक्सपीडेंसी, शॉर्ट टर्म एक्सपीडेंसी यानी कि वर्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन, यानी क्विक फिक्सेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रॉब्लम रूल ऑफ लॉ वर्सेस पब्लिक प्रेशर। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम की लीगल फ्रेमवर्क बनाओगे कैसे। फिर इक्विटी इशू, इक्विटी इशू में क्या बताओगे? पुअर नेबरहुड होने से स्ट्रे डॉग्स में दिक्कत आ रही है। फिर ट्रस्ट का डेफिसिट भी है लोगों में, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए आपके पास भरे पड़े हैं मीडिया के लोग। अब आपको नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ वुड यू बैलेंस पब्लिक सेफ्टी विद एनिमल राइट। तो सबसे पहले बताना पब्लिक सेफ्टी प्रायोरिटी है हमारी, है ना। इमीडिएट इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे, रेबीज़ का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको फ्री वैक्सीनेशन देनी पड़ेगी फॉर बाइट विक्टिम्स, इमरजेंसी हेल्पलाइंस करनी पड़ेंगी, और आपको एनिमल राइट्स को भी रिस्पेक्ट करना है। एनिमल राइट्स रिस्पेक्ट यानी आप फॉलो करो एनिमल बर्थ कंट्रोल वाला ड्रोस के रूल्स को, और उसके बाद डायलॉग एंड मेडिएशन कराओ आप किनके बीच में? RWA एनिमल वेलफेयर ग्रुप वगैरह के अंडर। उसके बाद लॉफुल एक्शन लेना है आपको, अनलॉफुल क्यूलिंग नहीं होने देनी। जो भी आपको दिशा निर्देश आ रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वही करना है। आर्टिकल 21 का कहना मानना है। राइट टू लाइफ सभी के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? ये है आपके पास कि आपको ह्यूमेन एंड प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन बताने हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस हो पाएँ। अब इसमें देखो, इसमें भी आपको सबसे पहले इमीडिएट मेजर्स लिखने पड़ेंगे। इमीडिएट मेजर्स में आप लिखना डिप्लॉय डॉग कैच, सबसे पहले उनको बिठाओ आप, एंड वैक्सीनेट टीम जो है आपकी उनको सबसे पहले डिप्लॉय करो। एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो आती हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजो। अवेयरनेस कैंपेन भेजो। एमरजेंसी हेल्पलाइन ये भेजो, ठीक है। उसके बाद मीडियम टू लॉन्ग टर्म, देखो अब लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए, ये तो हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स हो गए ना। अब लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए क्या करोगे? इमीडिएट मेजर्स में ये ले लेना, तुरंत जो हेल्प हो जाए आपके लिए। लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए लिखना LTM है ये। मास स्टेरिलाइजेशन कराओ आप। क्या कराओगे? मास स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन कराओ। NGOs के साथ मिलके कोलैबोरेट करो, वेट्स के साथ कोलैबोरेट विद NGOs, वेट्स, civic bodies like that। प्रमोट करो कम्युनिटी एडॉप्शन, ये सब GIS मैपिंग का इस्तेमाल करो। एजुकेट करो स्कूल्स में कम्युनिटीज़ को सेफ बिहेवियर अराउंड एनिमल्स, ठीक है। ये सारा काम करो तब जाके आप बन पाओगे। तो एज अ कमिश्नर आपको एक बैलेंस्ड अडॉप्ट करना पड़ेगा, ह्यूमैन लीगल अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, तब जाके आप ये सारा काम कर पाओगे। आज के लिए गाइस इतना ही एथिक्स का। कल हम मिलेंगे अपने प्लेसेस इन न्यूज़ गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आप टेलीग्राम लिंक को प्लीज़ ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मैगजीन भी मिल जाएगी। हैव अ नाइस डे टू।